हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विजय और मैं हूं आदित्य। हमारे चैनल एडीबीज में आपका स्वागत है। आज हमारे हिस्ट्री सीरीज का फर्स्ट डे है और कुल मिलाकर हमारे हिस्ट्री के बुक में 8 चैप्टर्स हैं। तो आज हम अपना पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 5th पार्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों, राष्ट्रवाद एक भावना है, एक फीलिंग है, जिसके तहत किसी खास निश्चित भाग में रहने वाले लोग या किसी खास संस्कृति को मानने वाले लोग या किसी खास सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग अपने एक दूसरे में एकता का अनुभव करते हैं। या जैसे हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है या कोई कर्नाटक का है, लेकिन हम सभी एक दूसरे को क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये राष्ट्रवाद है। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद होती है। तो हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। यूरोप में दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत पुनर्जागरण के काल से ही हो चुकी थी। पुनर्जागरण यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक के काल को मानते हैं। इस समय धार्मिक और सामाजिक सुधार हो रहा था वहाँ पे, साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास हो रहा था। तो उस समय से क्या होने लगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। इसके बाद राष्ट्रवाद का आक्रामक और अति उत्तेजक रूप कब देखने को आया, तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय। दोस्तों, फ्रांसीसी, यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी जान लेना जरूरी है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है राष्ट्रवाद के विकास में। दोस्तों, फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन हुआ करता था और बुर्बो वंश में लुई 14वें तक जो फ्रांस की प्रतिष्ठा थी वो अपने चरम पे थी। लेकिन उसके बाद जो भी राजा हुए वो बहुत ही अयोग्य साबित हुए तथा निरंकुश हुए और लुई 16वें के समय ये स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि वो बहुत ही निरंकुश था, साथ ही फिजूल खर्च था। इसके साथ ही जो उसकी पत्नी थी मेरी अंतोइनेट, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो भी वैसे ही थी, फिजूल खर्ची। इसके साथ साथ वे अपने जो अधिकारी थे, खास लोग थे, उन पे राजस्व का 9% हिस्सा खर्च कर दिया करते थे, जबकि वे कोई काम भी नहीं किया करते थे। इससे लोगों में उनके प्रति आक्रोश बढ़ा। इसके साथ ही उस समय लोगों पे कई प्रकार के टैक्स लगाए गए थे और इसके साथ साथ सैनिकों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। साथ ही वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लेखकों कवियों के विचारों को दबाया जाता था। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे लोगों में काफ़ी जन आक्रोश पैदा हुआ, जिससे वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। इसके साथ साथ दोस्तों, नेपोलियन के युद्धों का भी राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेपोलियन एक काफी मजबूत कमांडर के रूप में माना जाता है। उसने क्या किया, उसने फ्रांस को जीता, फ्रांस के वो शासक बना। इसके साथ ही उसने यूरोप के कई राज्यों को, जैसे इटली, जर्मनी, ये सब राज्यों को जीत लिया और वहां पे अपना शासन करने लगा। उसने क्या किया, वहाँ जो पहले से व्यवस्था क्रूर चली आ रही थी उसका अंत किया, समाज में सुधार किए, सड़कों का निर्माण किया और बहुत सारे अच्छे कार्य किए, जिससे लोगों में क्या हुई, जागृति आई। जैसे दोस्तों, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई का जब तक पेट भरा नहीं होता है तो वो राष्ट्रवाद के बारे में नहीं सोच सकता है, देश प्रेम के बारे में नहीं सोच सकता है। जब किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरा होता है तो वो सबसे पहले अपने पेट भरने के बारे में सोचता है, उसके बाद ही किसी और चीज़ के बारे में सोचता है। तो जो नेपोलियन ने समाज सुधारक काम किए, इससे लोगों में जागृति आई। इसके साथ ही और क्या हुआ कि जब वो फ्रांस का शासक था और अन्य देशों पे या राज्यों पे कहिए जर्मनी या इटली ऐसे राज्यों पे शासन किया, तो वहाँ के लोगों में देशभक्ति
अपने देश के प्रति प्रेम जगा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना शासन किया जाए, हमारे देश पे कोई हमारा ही आदमी शासन करे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, दूसरे देश का व्यक्ति नहीं। इस तरह क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई। इसके साथ ही जब लोगों में ऐसा विचार पनपा तो नेपोलियन का पतन हुआ 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ। इसके बाद 1815 ईस्वी में क्या हुई, वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन में यूरोप की जितनी भी महाशक्तियां थी, रूस हुआ, प्रसा हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब साथ आई। साथ में ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक, उसने इसकी मेजबानी की। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि यूरोप में पहले जो व्यवस्थाएं थी, पुरातन व्यवस्थाएं, उनको पुनः स्थापित करना, और नेपोलियन ने जो आक्रमण करके अस्त व्यस्त कर दिया था उसको रोकना और शांति लाना वहां पे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि यूरोप के इतिहास में मेटरनिक का आगमन हुआ, और उस मेटरनिक का उद्देश्य था, यही उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था को वहां पे लाना। तो दोस्तों, इस प्रकार 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक का युग मेटरनिक युग का कहलाया। अब मेटरनिक ने इटली, जर्मनी और अन्य देशों पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। इसके लिए उसने इटली को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। जैसे उसने सिसिली और नेपल्स के क्षेत्र जो थे वो बुर्बो वंश को दे दिया, जो फ्रांस के शासक थे। इसके अलावे रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया। इसके साथ साथ परमा, मेडेना ऐसे राज्यों को हैब्सबर्ग वंश को दे दिया, और सार्डिनिया और जेनेवा को पिडमाउंट में मिला दिया। इसके साथ ही दोस्तों, उसने जर्मनी की जो 39 रियासतें थी उस पे भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण रखा। जिस तरह मेटरनिक ने इटली और जर्मनी पर अपना अधिकार किया, उसी तरह फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की फिर से स्थापना की गई, और वहां पर बुर्बो वंश के जो सम्राट लुई 18वां था उसे शासक बनाया गया। तो लुई 18वां जो था वो इतना भी बुरा नहीं था, मतलब वो कई सुधारात्मक कार्यक्रम कर रहा था, ऐसे कार्य कर रहा था जिससे लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा था, और उसने लोगों पर ज़्यादा बोझ डालने का प्रभाव नहीं किया, पुरानी व्यवस्था को थोपने का प्रभाव नहीं किया, और उसने सुधारात्मक जो लोग थे, जो सुधार चाहते थे, और जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, उनके बीच सामंजस्य यानी कि तालमेल बैठाने का कार्य किया। और इसी उद्देश्य से उसने 2 जून 1814 ईस्वी को कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे घोषणा पत्र जारी किए जिनके द्वारा लोगों को एक समान बताया गया, सभी को एक समान अधिकार दिया गया। तो आइए अब देखते हैं कि 1830 की क्रांति कैसे हुई, इससे क्या प्रभाव हुए। तो लुई 18वां के बाद जब फ्रांस का शासक चार्ल्स 10वां बना, तो वो ज्यादा निरंकुश था, प्रतिक्रियावादी था। तो उसने क्या किया कि उसने लोगों को दबाने का कार्य किया, लोगों की जो शक्तियां थी उसे छीनना शुरू किया, और उसने प्रतिक्रियावादी मतलब पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो निरंकुश था, मतलब वो अच्छा नहीं था। तो पोलिग्नेक ने क्या किया कि उसने जो लोगों को जितने भी अधिकार दिए थे लुई 18वां ने एक जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें जो अधिकार दिए गए थे लोगों को, वो उसने छीनना शुरू कर दिया, और जो शक्तिशाली वर्ग के लोग थे उन्हें विशेषाधिकार देने का प्रयास किया। तो इससे लोगों के अंदर पोलिग्नेक के विरुद्ध विरोध की भावना पैदा हुई। तो इससे जो वहाँ के सदन थी, वहाँ की सभा जो थी, उसके लोग और साथ ही जो साधारण लोग थे, उन्होंने पोलिग्नेक का विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर विरोध के फलस्वरूप, मतलब इस विरोध से जो चार्ल्स 10वां था वो प्रभावित हुआ, वो गुस्सा हुआ, और इसी कारण उसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ऐसे 4 अध्यादेश, 4 नियम पारित करने की कोशिश की जिनसे सामान्य लोगों का अधिकार छीना जा सके और शक्तिशाली वर्गों को विशेषाधिकार दिए जा सके। तो इसके फलस्वरूप 28 जुलाई 1830 ईस्वी से ही गृह युद्ध आरंभ हो गया। मतलब लोग, फ्रांस के अंदर के जो लोग थे वो शासक का विद्रोह करना शुरू कर दिए, और जो सम्राट था चार्ल्स 10वां था वो
भागकर इंग्लैंड चला गया। तो आइए अब जानते हैं कि 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रभाव हुए। तो सबसे पहला तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। साथ ही जितने दूसरे देश थे उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। और उसके बाद जो कट्टर मतलब ये जो क्रांति था उससे निरंकुश शासन वाले जो लोग थे, प्रतिक्रियावादी जो लोग थे, उनका प्रभाव कम हो रहा था और लोगों में जागरूकता आ रही थी। साथ ही साथ बुर्बो वंश के शासन का अंत हुआ और आर्लियंस वंश को गद्दी दे दी गई और लुई फिलिप वहां का शासक बना, लेकिन वो भी अयोग्य सिद्ध हुआ, जिसके कारण 1848 ईस्वी की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो दोस्तों अब 1830 की क्रांति के बाद 1848 की क्रांति आरंभ हो गई थी। आयरलैंड वंश का शासक लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी को संभाला। वो एक उदारवादी शासक था परंतु अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, को अपनाते हुए गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। परंतु गीजो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो किसी भी सुधारात्मक कार्य के खिलाफ था। और इसके साथ साथ क्या हुआ, आगे चल गए जो लुई फिलिप था उसने कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किए। साथ ही उसकी विदेश नीति भी काफ़ी खराब रही। इसके कारण लोगों में भूखमरी फैलने लगी, बेरोजगारी आ गई। तो इसके विरोध में 22 फरवरी 1848 ईस्वी में थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में भोज का आयोजन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विरोध में शामिल हो सकें और राजा को गद्दी छोड़ने पे मजबूर किया गया। जगह जगह अवरोध लगाए गए, कई प्रदर्शन किए गए। अंततः जो लुई फिलिप था वो गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस तरह फ्रांस में दो क्रांतियां हुई जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उजागर किया। अब इन दोनों क्रांतियों के बाद फ्रांस में नेशनल असेंबली जो वहाँ का था, सदन एक प्रकार से कह सकते हैं, उसने लोगों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया। जो भी व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर के थे वो मत दे सकते थे। साथ ही लोगों को रोजगार की गारंटी प्रदान की। इस प्रकार जो 1848 की क्रांति ने फ्रांस में कई सुधार किए और साथ ही जो दूसरे देश से जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, ये सब भी इस आंदोलन से, इस क्रांति से तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और ज़्यादा जानने के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा, घर में रहिएगा और सीखते रहिएगा।